Hello everyone, welcome to our YouTube चैनल चंडीगढ़ करियर ग्रुप। माय नेम इज़ मोहित शर्मा और आज हम अपनी फिजिक्स की ऑप्टिक्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं पिछली क्लास की बात करूं, सबसे पहले हमने लाइट के बारे में पढ़ा था। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म ही है और प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट के बारे में भी हमने पता था जो कि सन है। और क्वांटम थ्योरी में हमने पढ़ा था कि लाइट एक बंडल ऑफ एनर्जी है और वो एनर्जी को हम एच न्यू की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर एच प्लैंक कांस्टेंट था और न्यू हमारी फ्रिक्वेंसी थी। उसके बाद हमने कुछ लाइट की प्रॉपर्टीज देखी और मैंने ये बात ही बोली थी कि लाइट की सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है वो ये है कि लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, मतलब वो वैक्यूम से भी चली जाती है। उसके बाद हमने सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। हमें पता है दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस और दूसरे वाले थे हमारे नॉन लूमिनस। लूमिनस बॉडीज वो थी जो अपनी लाइट खुद इमिट करती थी और नॉन लूमिनस बॉडीज वो थी जो अपनी लाइट खुद इमिट नहीं करती थी, लेकिन जैसे ही लाइट उन पे हम डालते थे वो शाइन करती थी। उसके बाद दोस्तों हमने कुछ मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। उसके बाद दोस्तों हमने कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम के बारे में पढ़ा था। फिर हमने शेडो की भी थोड़ी सी चर्चा की थी। फिर हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ये दो लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ और ये था हमारा सेकंड लॉ। फिर हमने इमेज के बारे में पढ़ा था कि दो तरह की इमेज होती है, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज के बारे में हमने पढ़ा था कि वो इमेज होती है जो स्क्रीन पे बन जाए और वर्चुअल इमेज वो होती है जो स्क्रीन पे ना बने, मतलब ये इमेजिनरी इमेज होती है। फिर हमने लास्ट टॉपिक पिछली क्लास में पढ़ा था, उसका नाम था मिरर। मिरर बेसिकली दो तरह के होते थे, एक था प्लेन मिरर और एक था स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के बारे में भी हमें पता है कि वो दो तरह का था, एक होता है कन्वेक्स और कनकेव। आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल में करेंगे, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में आज हम डिटेल में करेंगे। फिर हमने नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखा था। पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो ये थी कि जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में उसका जो साइज होता है वो सेम होता है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर हमने इमेज की दूरी के बारे में ये बात पढ़ी थी कि इमेज उतनी ही बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी जितना कि ऑब्जेक्ट है मिरर से दूर। मतलब हम स्मॉल यू का इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट की दूरी के लिए और हम स्मॉल वी का इस्तेमाल करते हैं इमेज की दूरी के लिए। ये बात को हमने कल पढ़ा था। और हमने नेचर ऑफ इमेज भी देखी थी, प्लेन मिरर में कैसी होती थी, वर्चुअल, इरेक्ट और लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली का मैंने मतलब भी आपको बताया था कि लेफ्ट दिखेगा राइट और राइट दिखेगा लेफ्ट। ये बात के बारे में हमने कल को पढ़ा था। आज हम इसकी जो बाकी की बची हुई प्रॉपर्टी हैं उनके बारे में देखेंगे। हाँ जी भी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है प्लेन मिरर में, अगर कोई ऑब्जेक्ट इसी प्लेन मिरर के साथ में कोई वेलोसिटी के साथ मूव करूं तो जो इमेज होती है वो दुगनी वेलोसिटी के साथ मिरर की तरफ आएगी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर की तरफ 10 की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं तो जो इमेज होगी बिहाइंड द मिरर वो भी मिरर की तरफ आएगी, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी होगी वो दोगुना होगी, मतलब कि 20। तो ये बात का भी दोस्तों आपने ख्याल रखना है कि जो वेलोसिटी है इमेज की वो दो गुना हो जाती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमने फुल इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट की देखनी है प्लेन मिरर के केस में तो मिनिमम आधी हाइट का मिरर तो होना चाहिए। तो मान लो अगर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट 4 फीट है तो मिनिमम 2 फीट का मिरर तो हमें चाहिए अगर हमने 4 फीट का 4 फीट ऑब्जेक्ट के साइज देखना है। जो ये दोस्तों लास्ट वाली प्रॉपर्टी है ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है,
अगर मैंने दो प्लेन मिरर्स को इंक्लाइंड कर दिया इन सच ए वे दैट उनके बीच में थीटा एंगल बन रहा है, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस हमारी फॉर्म्ड होंगी वो बनेगी n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा। इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा आज हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरे पास दो प्लेन मिरर ऐसे करके मैंने उनको प्लेस कर दिया। ये हिस्सा इनका पॉलिश सरफेस हो गया, और इनके बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा दोस्तों। वो एंगल को हमने नाम दे दिया थीटा। और मान लो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहां पे पड़ा है। तो दोस्तों जो इसकी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी वो हमने ये फॉर्मूले के साथ निकालनी है, 360 बाई थीटा माइनस 1। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है, n की वैल्यू हमेशा ही आपकी ऑड आएगी। मतलब अगर आपका आंसर 6 आ रहा है तो आपने क्या करना है, उसमें से -1 कर देना है, मतलब आपका आंसर 5 आएगा। और अगर आपका आंसर ऑड ही आए तो आपने उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, मतलब आपका आंसर ऑड का ऑड ही रहेगा। मतलब अगर 5 है तो 5 का 5 ही रहेगा। लेकिन अगर आपका आंसर इवन में आ रहा है तो आपने -1 करना नहीं भूलना है। ऐसा होता क्यों है, जो इसकी 90 डिग्री पे इमेज बनती है यहां पे, ये ओवरलैप कर जाती है, इसीलिए इसी दो इमेजेस को हम एक बार ही काउंट करते हैं। इसीलिए मैंने -1 किया है, +1 नहीं किया है। ये बात का भी ख्याल रखना है आपने कि नंबर ऑफ इमेजेस जो प्लेन मिरर में बनेगी, जब मैंने उनको इंक्लाइंड कर दिया है एंगल थीटा के साथ, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा -1। मतलब आपका आंसर हर केस में ऑड ही आएगा। और अगर मान लो आपका आंसर पॉइंटों में आ जाता है, मान लो 5.99 आ जाता है, तो जस्ट आपने दोस्तों क्या करना है, ये इंटेग्रल पार्ट को इग्नोर कर देना, तब भी आपका आंसर 5 ही आएगा। तो ये बात का भी आपने ख्याल रखना है। तो पहली प्रॉपर्टी जो दोस्तों आज हमने करी है वो क्या थी, अगर मैं ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ किसी वेलोसिटी के साथ या स्पीड के साथ लेके जा रहा हूं, तो जो इमेज मूव करती है वो उसी ऑब्जेक्ट की 2 गुना वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। और अगली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी वो क्या थी, अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज को देखना है तो मिनिमम आधी हाइट का मिरर तो होना चाहिए। और जो लास्ट प्रॉपर्टी दोस्तों हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ी थी वो ये थी कि अगर मैंने दो प्लेन मिरर को इंक्लाइंड कर दिया है इस फॉर्म में कि उनके बीच में जो एंगल है वो थीटा बन रहा है, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी उसका जो फॉर्मूला क्या होगा, 360 अपॉन थीटा -1। और नंबर ऑफ इमेजेस हमारी हमेशा ऑड ही आनी चाहिए। अगर आपका आंसर इवन आ रहा है तब आपने -1 उसमें से कर देना है, मतलब आपका आंसर हमेशा ही ऑड आएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी थी हमारी प्लेन मिरर की। दोस्तों ये कुछ एग्जाम में पूछी भी जाती हैं, जैसे एनडीए में इस बार ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ गया था कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। वैसे सारी की सारी प्रॉपर्टी ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपने ये प्रॉपर्टी को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। और ये प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन दोस्तों कभी भी बन सकता है सीडीएस सीएपीएफ में, कि न्यूमेरिकल की फॉर्म में, कि अगर मैंने दो प्लेन मिरर को वो थीटा की वैल्यू कुछ आपको दे देगा, मान लो 60 दे दी है, तब आपका आंसर 5 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आंसर हमारा हमेशा ऑड ही आना है। तो ये प्रॉपर्टी का भी आपने दोस्तों ख्याल रखना है। अब चलते हैं आगे। दोस्तों हमें पता है कि मिरर दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लेन, एक होता है स्फेरिकल। प्लेन मिरर के बारे में अभी हमने डीपली स्टडी कर लिया है। अब हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक होता है कनकेव और एक होता है कन्वेक्स।
और कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में क्या अंतर है, पहले हम यही देखते हैं। दोस्तों जो ये सीधी लाइन होती है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और जैसे कि नाम ही इसका स्फेरिकल है, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई स्फेयर जरूर होगा। तो मान लो कुछ मेरा स्फेयर ऐसा करके है। तो दोस्तों जो मिरर हमारा बाहर की तरफ से पॉलिश्ड होता है उसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर। तो जो सेंटर ऑफ मिरर दोस्तों होता है इसको हम बोलते हैं पोल। जो मिरर के सबसे पास वाला पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं फोकस। और फोकस से जो उतनी ही दूरी पे और एक पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होती है। पोल से लेके फोकस तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ के साथ डिनोट करते हैं। और सी से लेके पोल तक की दूरी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम स्मॉल आर के साथ डिनोट करते हैं। तो यहीं से हमारा पहला फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। अगर मेरे को एफ की वैल्यू चाहिए और आर की वैल्यू मेरे को वो दे के गया तो मैं क्या करूंगा, आर को हाफ कर दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये होगी। अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर दोस्तों वो मिरर होता है जो हमारा अंदर की तरफ से पॉलिश्ड हो। बस दोस्तों आपने एक बात का ख्याल रखना है, जैसे कनकेव मिरर में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसकी लेफ्ट साइड पे था, बट इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर इसका जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो पॉइंट है वो इसकी राइट साइड पे है। पोल तो वही का वही रहेगा। तो दोस्तों आज हमने दो मिरर के बारे में पढ़ा। एक था कनकेव जो बाहर की तरफ से पॉलिश होता है, और दूसरा वाला जो मिरर था उसका नाम है कन्वेक्स मिरर जो अंदर की तरफ से पॉलिश्ड होता है। अब हम दोस्तों इनकी रे डायग्राम्स के बारे में डीपली स्टडी करेंगे, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इस पोर्शन से क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये टेबल तो पहले आपको रटा होना चाहिए, इसकी हम रे डायग्राम्स को भी डिटेल में करेंगे। सबसे पहले मैं कनकेव मिरर की अगर बात करूं तो टोटल इसमें 6 केस हमारे बनते हैं। वो 6 केस हैं कौन कौन से? पहला केस है जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा एट इन्फिनिटी, दूसरा केस है जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सी, और तीसरा केस है इसका जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा एट सी, और चौथा केस है जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन सी एंड एफ, और पांचवा केस है इसका जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा एट एफ, और छठा केस है जब मैंने दोस्त को ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन पी एंड एफ। तो पहली बात आपको यही याद रखनी होगी कि जो कनकेव मिरर है वो हमारा 6 केस टोटल बनाता है, और जो हमारा कन्वेक्स मिरर है वो सिर्फ 2 ही केस बनाता है। तो ऐसा है क्यों? जैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया है, कन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो इसकी राइट साइड पे होता है, लेकिन हमने दोस्तों ऑब्जेक्ट तो इसकी लेफ्ट साइड पे रखना है, क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट को पॉलिश्ड वाले सरफेस की तरफ रख देंगे तब तो कोई इमेज ही नहीं बनेगी। तो इसके 2 ही केस बन सकते हैं। एक क्या है कि जब मैंने इन फ्रंट ऑफ मिरर रख दिया ऑब्जेक्ट, और दूसरा वाला केस क्या होगा जब मैंने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट रख दिया। तो तीसरा केस कोई इसका पॉसिबल है ही नहीं। पर अगर मैं कनकेव मिरर की बात करूं तो इसके टोटल 6 केस बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर की लेफ्ट साइड पे हैं। तो पहला केस मैंने यहां रख दिया, दूसरा केस यहां पे रख दिया बियॉन्ड सी, तीसरा एट सी, चौथा बिटवीन सी एंड एफ, पांचवा बिटवीन पी एंड एफ, और छठा केस हमारा यही हो गया बिटवीन पी एंड एफ। तो चलिए अब हम इनकी रे डायग्राम्स को भी डिटेल में देखते हैं। तो जो पहला केस था कनकेव मिरर में वो था कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा एट इन्फिनिटी। तो दोस्तों हमने एक बात ऑब्जर्व की, जब भी हम ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी रख रहे हैं तो हमारी जो इमेज बन रही है फोकस। तो जो पहली रे होती है दोस्तों हमेशा फोकस से ही जाती है।
तो लेकिन हमें पता है कि ये तो पैरेलल रेज हैं, तो दोनों की दोनों फोकस पे जाके मिली, तो यहीं पे हमारी इमेज फॉर्मेशन हो गई, एक पॉइंट सी इमेज बनी। इसीलिए जो हमारा साइज ऑफ इमेज था हमने लिखा है हाईली डिमिनिश्ड, और नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि इमेज जो है वो हमारी स्क्रीन पे ही बनी है। अब हम देखते हैं दूसरा केस। दूसरा केस दोस्तों क्या है कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सी, तो पहली रे जैसे हम देखते हैं वो जाती है और वो टकराई और वो एफ से पास हो गई, और दूसरी हमें पता है वो सी से जाती है, तो टकराई और वो उसी एंगल से वापस आ गई। तो यहां पर लाइंस की इंटरसेक्शन हो गई और यहीं पे हमारी छोटी सी इमेज बन गई। इसीलिए जो साइज ऑफ इमेज था इसमें हमने बोला है डिमिनिश्ड। क्यों? क्योंकि वो पिछली इमेज से थोड़ा सा बड़ा बना है। और अगर मैं नेचर की बात करूं वो तो हमें देख के पता लग ही रहा है, वो नेचर क्या बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड ओनली। तो ये था हमारा सेकंड केस, बियॉन्ड सी, इमेज बनी बिटवीन एफ एंड सी, साइज ऑफ इमेज था डिमिनिश्ड, और नेचर ऑफ इमेज बनी रियल एंड इन्वर्टेड। अब हमारा तीसरा केस दोस्तों क्या है, जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा एट सी। जब मैं ऑब्जेक्ट को एट सी रख रहा हूं दोस्तों, तो हमारी जो इमेज बन रही है वो एट सी ही बन रही है। पहली रे गई, वो फोकस से टकरा के यहां तक चलेगी। अब दूसरी रे भी फोकस से चलेगी, दूसरी रे सी से जा नहीं सकती क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ही सी पे पड़ा है। तो दूसरी रे जैसे ही एफ से पास करी, तो उसकी जो इंटरसेक्शन हुई वो सी के ठीक नीचे हो गई। तो इसीलिए सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज का रहा, और नेचर ऑफ इमेज हमारी ठीक वैसे की वैसे ही रही, रियल एंड इन्वर्टेड ओनली। अब हम देखते हैं इसका अगला केस। अगला केस क्या है, जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन सी एंड एफ। जब दोस्तों मैंने ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखा है, तब हमारी इमेज बन रही है बियॉन्ड सी, क्योंकि हमारी पहली रे फोकस से पास होगी और दूसरी रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, और इसकी इंटरसेक्शन जो हुई वो हुई है बियॉन्ड सी। तो नेचर ऑफ इमेज हमारा वही का वही रहा, रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन जो साइज ऑफ इमेज इस केस में है वो बड़ा बना है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा चौथा केस, जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज बन रही है बियॉन्ड सी। साइज जैसे मैंने बोला लार्ज बन रहा है, इन लार्ज हो गया। तो नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड ओनली। पांचवा केस क्या है दोस्तों, जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा एट एफ। जब हमने ऑब्जेक्ट को एट एफ रखा तो इमेज हमारी बन रही है एट इनफिनाइट। क्यों? क्योंकि पहली रे हमारी फोकस से पास होती है और दूसरी रे जो थी वो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। तो डायग्राम देख के ही पता लग रहा है कि जो ये रेस की इंटरसेक्शन होगी वो कहीं दूर जाके होगी, इसीलिए हमारी इमेज बनी है एट इनफिनाइट। और इस केस में पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट इंफिनिटी। साइज ऑफ इमेज हाईली इनलार्ज, क्योंकि कहीं दूर जाके मिलेंगी तो ऑब्वियस ही बात है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी ही बनेगी। और अगर मैं नेचर की बात करूं तो नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड ओनली, क्योंकि हमारी जो इमेज है वो स्क्रीन पे ही बन रही है। लास्ट केस दोस्तों देखते हैं, ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी केस में जो हमारा कनकेव मिरर है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा है। बाकी सभी के केस में दोस्तों आप ऑब्जर्व करो, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बन रही है, लेकिन इसी केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। तो पेपर में सीधा सा क्वेश्चन यही आ सकता है कि कौन से केस में हमारा कनकेव मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन P एंड F। तो चलिए अब हम इसकी रे डायग्राम को भी देखते हैं। तो दोस्तों जब हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन P एंड F रखा तो हमने क्या देखा कि पहली रे टकराई पोल पे और वो नीचे की तरफ डाइवर्ज हो रही है। दूसरी रे हमें पता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, तो वो टकराई और वो उसी एंगल से वापस आ रही है। तो हमने ये बात क्या देखी कि ये लाइंस तो आपस में अब डाइवर्ज कर रही हैं, तो ये तो लाइन कभी मिलेंगी, तो ये तो लाइन कभी भी
तो ये लाइन तो कभी भी मिलेंगे ही नहीं। तो अगर मैं इन्हीं लाइन को प्रोड्यूस कर देता हूं इसके मिरर के बिहाइंड द हिस्से पे, तो वहां पे जाके इनकी इंटरसेक्शन हो रही है और यही हमारी इमेज बन गई वर्चुअल एंड रेक्ट। अगर मैं एक्चुअल देखूं तो ये तो लाइन कभी भी इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो लाइनें आपस में डाइवर्ज कर रही हैं, तो वैसे तो इमेज कोई बननी नहीं थी। लेकिन हमने क्या किया, इन दोनों रेस को प्रोड्यूस कर दिया, और जैसे ही मैंने प्रोड्यूस किया इनकी इंटरसेक्शन हो गई और दोनों की दोनों रेस यहाँ इंटरसेक्ट कर गई और यही हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन गई। तो दोस्तों अगर मैं एक बात को ऑब्जर्व करूं कि जैसे जैसे मैं मिरर के पास जाई जा रहा हूं, इमेज हमारी मिरर से उतनी दूर ही होई जा रही है। तो ये 6 की 6 डायग्राम्स दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन ही आ जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट सी पे पड़ा है तो इमेज कहाँ बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में पड़ा है तो इमेज कहाँ बनेगी। तो ये बात का भी आपने ख्याल रखना है कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है और उसका साइज क्या बन रहा है और उसकी नेचर ऑफ इमेज क्या बन रही है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने सीधा क्वेश्चन इस टॉपिक से आते देखा है, जैसे एनडीए में भी आ गया था 2018 में कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी पे पड़ा है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, तो उसका सीधा सा आंसर था एट सी। और सीडीएस में उसने ये बिटवीन सी और एफ वाला पूछ लिया था कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ पड़ा है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी। तो ये बात का भी दोस्तों आपने ख्याल रखना है। कन्वेक्स मिरर के दोस्तों दो ही केस बनते हैं। पहला केस इसका भी बिल्कुल सेम है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट रखा तो हमारी इमेज कहाँ बनती है, एड फोकस, और उसका साइज क्या रहेगा, हाईली डिमिनिश्ड ही। बस इसकी नेचर में याद रखना है, उसकी जो नेचर बनती है उस केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है। दूसरा केस कन्वेक्स मिरर का क्या था कि अगर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया इन फ्रंट ऑफ मिरर, कहीं यहां पे थोड़ी सी साफ बनाते हैं, मान लो ये हमारा कुछ कन्वेक्स मिरर है और ऑब्जेक्ट हमने इन फ्रंट ऑफ द मिरर रख दिया कहीं यहाँ पे, तो जो इसकी इमेज बनेगी वो भी कुछ यहीं पे बनेगी, लेकिन बनेगी इरेक्ट ओनली। लेकिन इसका जो साइज होगा इससे छोटा होगा। तो ये बात का भी ख्याल रखना कि जब हम कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट रखते हैं उसके आगे तो हमारी इमेज बनती है उसकी बैक साइड में, उसकी नेचर क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट ओनली, और उसकी जो पोजीशन है वो बेसिकली क्या है, बिटवीन पी एंड एफ। तो दोस्तों इसकी पोजीशन का आपने ख्याल जरूर रखना है कि वो कहाँ बन रही है, बिटवीन पी एंड एफ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम यूजेस देखेंगे कनकेव मिरर के और कन्वेक्स मिरर के डिटेल में। दैट्स इट, थैंक यू फ्रॉम माय साइड।